टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर चल रही है। वैसे तो पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी खबरें होती हैं। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज, फिर नेशनल न्यूज और डोमेस्टिक को देख लें तो शायद उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप उसको कवर करते हैं, कुछ को आप कहते हैं ठीक है यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा होता है एक टाइम के ऊपर। जिस तरीके से टीएलपी है, टीएलपी कभी गायब हो जाती है, फिर हमारे सामने आ जाती है, कहते हैं जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा से जिंदा हो जाते हैं और लोग फिर कहते हैं अच्छा अच्छा टीएलपी तो हुआ करता था, अब भी है। उस हवाले से बात करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट वर्सेस टीएलपी, क्या हुआ है उस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान का बजट तो खैर आए हुए काफी दिन हो गए, अभी उसके अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंस या हमारी प्रायोरिटीज, हम किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और प्रायोरिटीज हमारी क्या है। डिफेंस है, हेल्थ है, एजुकेशन है और बहुत सारी चीजें हैं। कौन सी चीज हमारे लिए अहम, इस हवाले से बात होगी। और इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्स के हवाले से भी बहुत बातें हो रही हैं। कोई कहता है ये मतलब अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे नहीं, ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं होनी चाहिए। कोई मतलब आप किसकी सुन ले, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बातें करें, इस हवाले से भी बात होगी। और जो ग्रीक के अंदर जो किश्ती के डूबने का वाकया है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत वाकया हुई है पाकिस्तान में, आज उसी हवाले से यौम सोग भी मनाया जा रहा है और हमारा जो फ्लैग है वो डाउन है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या और लोग क्यों भागना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सारे इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। और आज काफी दिनों के बाद मुझे ज्वाइन कर रही है, एनालिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, अमारा इफ्तिखार मुझे ज्वाइन करी। अमारा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Fakir Saab, and Assalamu alaikum to all of us. Once again, thank you very much. बड़ा मतलब मैं वो कहानी नहीं सुनाना चाह रहा था, 2-3 दिनों से मेरा और हमारा का शो के हवाले से चल रहा था, लेकिन फाइनली वो आज हो रहा है क्योंकि वो भी बिजी थी और कभी मेरा कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकिन चलता रहता है, ये कोई ऐसा वो नहीं है। मैं बल्कि हमारा कुछ शो से पहले बता रहा मैं कि यार हम पाकिस्तानी हो या एशियंस की बात करें तो मैं इस तरह की चीजें ये नॉर्मल होती, कोई इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारा एक चीज टीएलपी है। टीएलपी को मेरे ख्याल में हम ये, अगर मैं कहूँ कौन नहीं जानता तो फिर शायद गलत नहीं होगा ये कि सब जानते, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, दुनिया में। टीएलपी के हवाले से कुछ दिनों बाद ये लोग निकलते कि जी हम इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च कर रहे हैं और हमारे कुछ चीजें हैं जो हम डिमांड्स रख रहे हैं सामने, वो हुकूमत पूरी करे। अभी इन्होंने किया, वो घोड़े पे वो साथ रिजवी साहब सवार हुए, कहीं हाले बाइक पे सवार हो जाते थे, लेकिन खैर जो भी उनकी मर्जी है, हमें उससे कोई गरज नहीं है कि वो किस पे सवार हो क्या रहे। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 295C वालों के ऊपर एटीए लगाया जाए या फिर मीडिया कवरेज के लिए प्रेशर डाला जाए, ये सारी चीजें, थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे चाहूंगा, क्योंकि आप भी इस तरह की चीजों को देख रही होती है कि वाकई इससे पहले हम एग्रीमेंट कर चुके हैं, 9 दफा ये लोग निकले हैं और स्टेट को इस तरीके से प्रेशराइज कर लेते हैं और हुकूमत प्रेशराइज हो जाती है। होना चाहिए या गलत है? अच्छा जी, आप भी जानते हैं कि इलेक्शन थोड़ी बहुत बाज़ जो हमें सुनाई दे रही है। तो टीएलपी अपेरेंटली एक सियासी जमात है और उन्होंने अपना, आपको पता है कि लास्ट टाइम भी उनके जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा वोट बैंक है। तो अब आप उसको एक उसमें फिट करना चाहें कि वो जस्ट वो उसके लिए निकलेंगे कि फ्रांस क्या या फिर वो इन चीज़ों के मामले में नहीं। अब वो जो बज़ाहिर तो डेफिनेटली उन्होंने 1-2 एजेंडे तो उन्होंने उसमें वो शामिल करने होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो उनका मेन एजेंडा है वो इलेक्शन के करीब आने की वजह से उनकी मीडिया कवरेज है। उसके साथ साथ उनकी जो अहम कुछ रहनुमा हैं उनके ऊपर नज़रबंदी का खात्मा है, उनको रिहाई करने का मुतालबा है। उसके अलावा उनके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी ना लगाई जाए आने वाले इलेक्शन में, कुछ ये हैं उनके। अब ये जो आपके सामने है और मेरे सामने है कि टीएलपी वजूद में कैसे आई, ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है जिसके ऊपर हम डाउटेड हो। अब ये हमारे बड़ों ने जिस तरह से ये बनाई है और जिस तरह से इसको चला रहे हैं, हम बैठकर सी बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक आने वाले वक्त के लिए एक अच्छा खासा जो यूं समझे दर्द-सर बन सकता है हुकूमत के लिए भी, जो ये चाहते थे। नून लीग का तोड़ था, लेकिन ये नून लीग के तोड़ के साथ साथ आप देखें जब भी ऐसी मजहबी शिद्दत पसंद जमातें बनती हैं, वो उनका कनेक्शन जो हमारे पड़ोस में बैठी मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं या समाज में हमारी इलाकों में बैठे हुए जो तालिबान हैं, उनके साथ इनका एक रिलेशन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। हमारी जो एजेंसीज या हमारे लोग जो हैं बड़े, वो ये समझते हैं कि ये हमारी साइड के प्लेयर्स हैं या हमारी साइड की तरफ से खेलेंगे, हम कंट्रोल करते हैं इनको।
हमेशा तारीख ने हमें ये बताया है, हमारी जो थोड़ी सी तारीख है मुल्क की, कि ये लोग जो होते हैं इवेंचुअली ये लोग किसी के लिए नहीं कोई भी पार्ट अदा करते। इनका जो आपस के रेफरेंस है वो इस्लाम का शिद्दत पसंदी वाला जो, ये हमेशा हमेशा डॉज करेंगे रियासत को, ये रियासत के कंसेप्ट को नहीं मानते, ये उनको हमेशा जब भी इनके पास पावर आती है ये हमेशा चैलेंज करते हैं। आपने देखा होगा कि बाकी भी ग्रोह होते हैं हमारे पास, एक अगर लिसानी बुनियाद पर देखें तो MQM था, और बहुत सारी आपने बाकी बलोच जो है उन्हीं पे देख लें आप। लेकिन मजहबी जमातों का एक सबसे बड़ा जो एक तालिबान है, या सवात वाले साइड की पाकिस्तानी तालिबान है, या फिर ये अब TLP है, एक वक्त इनका स्टार्ट और होता है और इनका एक पॉइंट हमेशा ये हमने लश्कर जंगी वगैरह भी बनाए थे किसी जमाने में, जब इनको फिर हमने बैन तो कर लिया, लेकिन अंडर द कारपेट अब भी ऑपरेट कहीं ना कहीं करते बनाएगी, खत्म कर देगी, यही वहीं से आगे पैदा होते हैं उन्हीं के बच्चे, और ये कभी नहीं मरते। और ठीक है, उनका पूरा हक है, वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका पूरा हक है कि वो सियासत में जगह लें, आए अपना जो जिस तरह से, लेकिन कुछ ना कुछ जो बाउंड्रीज हैं वो रियासत को सेट करनी होंगी कि सियासत में आपने यहाँ तक ये कर सकते हैं कि देखिए मुझे भी मसला नहीं है, मेरे ख्याल में फकर साहब आपको भी नहीं होना चाहिए, अगर वो रियासती लेवल पे आकर और वो नेशनल लेवल पे आकर इस्लाम को, अगर वो इस्लाम पे बात करते हैं या फिर वो कहते हैं कि शिद्दत वो एक फंडामेंटलिस्ट जमात है, बिल्कुल वो कुछ उनके जो आप रुझानात देखते हैं, हमें मसला नहीं है, लेकिन क्या हमारी रियासत ये अफोर्ड कर सकती है? हमारी रियासत खुद मुख्तार इस तरह से नहीं है कि हम अपना जो अखराजात हमारे मुल्क के चलते हैं वो आपको और हमें, हम सबको अंदाजा है कि कहाँ से हम लोग कर्जे लेकर ये सब कुछ चलाते हैं। क्या आप ऐसी शिद्दत पसंद जमातों के हाथ में एक अच्छा वोट बैंक देने के बाद उम्मीद रखते हैं कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सऊदिया ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको क्या आपकी सपोर्ट जारी रखेगा? तो ये चीजें नजर में रख के इन लोगों को मेरे ख्याल में स्पेस देनी चाहिए जितनी जितनी वो उनकी जरूरत है। ठीक। अच्छा, आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि हम बनाते रहे हैं, पहले हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने ये सारा कुछ किया, फिर उनको 2001 में हमने कहा नहीं आप लोगों का स्टेटस चेंज हो गया, फिर उन्होंने कहा अच्छा यार ये क्या हो गया कि मतलब 20-25 साल हम सही थे, अब 20-25 साल के बाद हम खराब हो गए। यही हमने सेम स्ट्रेटेजी हमने कश्मीर के लिए इस्तेमाल की। पहले हमने उनको सही कहा, जब मुशर्रफ गवर्नमेंट आई और अमेरिका का प्रेशर आया तो हमने कहा ये आप लोग गलत है। अच्छा, इसी तरह के ये लोग हम क्रिएट करते, 2017 में हमने इनको सही कहा, 2019 में फिर हमने इनको 2 दफा गलत कहा, फिर यहां तक गलत कहा कि हमने कहा आप तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। ये पॉलिसी क्यों हम आज तक सही नहीं कर सके? और इस तरह के जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बनाने से हमें जो नुकसान उठाना पड़ रहा है 2023 में, वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है, मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी ये जानता है कि जिस लेवल की प्रॉब्लम से आज हम गुजर रहे हैं, इसके पीछे ये सारी चीजें हैं। सिर्फ मैं ये एक फैक्टर के तौर पे इसको ले रहा हूं, लेकिन इसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं और या समझना नहीं चाहते। वजह क्या? नहीं समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जनाब। मेरे ख्याल में ये रियासत को इन जैसे लोगों की जरूरत होती है। रियासत को जहां तक वो सोचते हैं, वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तो उनको नहीं समझ सकते, लेकिन जिस हद तक मैं उन्हें समझ सकती हूँ, कैसे लोगों को एक तोड़ के तौर पे बनाया जाता है कि जब उन्होंने सियासी जमातों को जैसे अपने काम निकलवाने होते हैं, या फिर आप देख लें अपने पड़ोसी मुल्क में उन्होंने कुछ रवाबत रखने होते हैं, तो इस तरह की। लेकिन ये और बात है कि ये हमेशा वापस गले हमारे ही बैकफायर करते हैं, ये वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। तो हिस्ट्री तो यही रही है। अब हम दुआई कर सकते हैं कि इस दफा ये ना हो, लेकिन उनकी जो जिस लेवल पे तंजीम साजी है, जिस लेवल पे आप देखते हैं कि बरेलवी फिरका है, और मैं इसी फिरके से ताल्लुक रखती हूँ, इसी रीजन से, और मैं जानती हूँ कि इस फिरके में जहालत का लेवल क्या है, और इसमें बाकी मतलब एक हटके इसमें पीरी मुरीदी है जो कि बहुत खतरनाक हद तक है कि वो आप अगर वो उनको अपना लीडर समझते हैं तो उनको सिर्फ लीडर मत समझे आप उनका। वो खैर बहरहाल ये बात बहुत आगे बेताशा अकीदत करते हैं, और अकीदत में वो बाज़ औक़ात बहुत अंधे हो जाते हैं। ये मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आप इनको खत्म नहीं कर सकते। ये हमारे और आपकी तरह इस मुल्क का हिस्सा है, पूरी तरह हक है, लेकिन आप इनको मयार तालीम बेहतर इनका कर सकते हैं, इनकी सोच आप बेहतर कर सकते हैं, इनके लीडरान से आप बात करें। इनके लीडरान वैसे सीधे नहीं है जो इनके जैसे इनके पैरोकार हैं। आप ये गलत फहमी में ना रहे हैं कि खादिम रिजवी साहब या फिर वो जो उनके साहबजादे हैं कि वो भी नहीं, वो शिद्दत पसंदी में ऐसे नहीं होते। उनको पता होता है कि कहाँ उनके मफाद हैं, कहाँ हमने चलना, रेड लाइन कहाँ पर है। हमारी रियासत उनसे बात करे,
उन्हीं के जरिए ओके। उनके पैरोकारों को अगर वो बेहतरी की तरफ ला सकते, थोड़ा उनको नॉर्मलाइज करें, फिर उनको करें इस्तेमाल। हम उनको हमारे कहने से ना उन्होंने उनका इस्तेमाल खत्म करना है, ना हमारे कहने से उन्होंने उनको बैन करना है, यस, लेकिन हम मशवरा ही यस। दे सकते हैं बिल्कुल कि ठीक। इनको अगर इनके रूट लेवल पे आकर इन्हीं के रहनुमाओं से बात करके इनको थोड़ा सा इनको माइल्ड कर दिया जाए, आवाम के साथ इनको थोड़ी सी इनके अंदर बर्दाश्त दी जाए कि अगर एग्ज़ैक्टली। आप भी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो ये चीजें हैं, ये स्टेप्स हैं, आप इन्हें करें और उसके बाद आप मेन स्ट्रीम में रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो ये या मेरा तो ये मानना है। बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन अफ़सोस कि वही वाली बात है कि आपके और मेरे हाथ में नहीं। हम हाँ, इस इश्यू को हाइलाइट करते हैं, हमारे से पहले भी कुछ लोग करते होंगे, आज हम लोग कर रहे हैं और आई होप सो कल भी कोई ना कोई कर रहा होगा और करना भी मैं चाहिए। पूरी तरह मानती हूँ फ़खर साहब कि ये जो इनके लीडरान होते हैं ना, जिन्हें आप मज़हबी शिद्दत पसंद जमातें कह रहे होते हैं, जी, जी। ये उस तरह से नहीं होते जिस तरह से आप और हमें पोर्ट्रे किए जाते हैं। ये लोग बिल्कुल अच्छी तरह से मुज़ाकरात भी करते हैं, जहाँ इन्हें अपना फ़ायदा नज़र आता है, ये सही है। वहाँ बयान भी बदलते हैं, ये अपने ज़हन भी बदलते हैं, ये अपने पैरोकारों के भी ज़हन बदलते हैं। तो इसलिए हमारी रियासत को चाहिए कि इनको इन्हीं स्टेज पे इनके साथ मुज़ाकरात में इनको लेवल अप करना शुरू करें। बिल्कुल सही है, लेकिन वही वाली बात है कि ये किसी को डराने 2017 में नवाज शरीफ साहब को डराने के लिए इनको फैजाबाद में बिठाया गया और मुझे क्योंकि जाती एक्सपीरियंस रहा, फॉर 10 days आई वाज कवरिंग दैट सेटिंग ऑफ खादिम रिजवी साहब। तो 10 दिन क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा टाइम वहीं पे गुजरता था, 5-6 घंटे के लिए मैं घर आके सोता था और फिर मैं चला जाता था, तो इसलिए मुझे पता है। और आखिरी दिन तक जिस दिन वो ऑपरेशन किया गया और शेलिंग हुई और वो सारा कुछ हुआ, वो सारा कुछ देखा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाद भी एहसन इकबाल साहब को गोली नारवाल में लगी। उसके बाद जो दूसरे हमारे हामिद साहब थे, उस वक्त के हमारे लॉ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर किस किस किस्म के फतवे कि वो बेचारे चुपते फिर रहे होते थे। मुझे दुख इस चीज का होता है कि हम बड़ा खतरनाक इस्तेमाल करते हैं अब रिलीजन ये का। बिल्कुल खतरनाक खेल है। पाकिस्तान में कोई एक फिरका नहीं है जो ताकत में है। जी, आप जानते हैं कि बरेलवी एक है, देवबंदी है, आप अहले हदीस को ले लें, जी, बिल्कुल, सुन्नत वल जमात ले लें, आप उसके बिल्कुल, बाद शिया बिरादरी ले लें। इस बिल्कुल, तरह से आप अगर एक एक सेक्ट को इतना ताकतवर उनके ग्रोह बनाते जाएंगे और उनको आप इतना गाइड नहीं करेंगे या कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, नफरतें कम फैलानी, ये चीजें, बिल्कुल, तो ये मुल्क को तबाह करने की एक नई माशाल्लाह से एक नई मंजिल जो है वो उसके तय करना इन्होंने शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, इसके ऊपर रियासत को काम करना होगा। इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। बिल्कुल सही है, इसको लेकिन माइंड करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा ये फायदा कुछ लोगों का होता है, रियासत का इससे कभी फायदा हुआ नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया की किसी भी रियासत का इस तरह के हथकंडों से फायदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आज भी ये फसलें बोई जाती है और फिर काटते हैं, रियासत काटने को के लिए बड़ी बड़ी आम का मशीनरी। फायदा नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों का फायदा नहीं होता, उनको इनका फायदा होता है। या बहुत गलत आपकी बिल्कुल, एनालिसिस है। हम जैसे मैंने कहा लोगों कुछ का, लोगों को होता, कुछ लोगों का उनको फायदा होता है, तभी पालते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, उनको फायदा होता है, लेकिन ओवरऑल अगर कंट्री की बात की जाए तो उससे नुकसान उठाना पड़ता है। मैं वो बिल्कुल कह रहा हूँ आप फखर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी, जी, हमारे रियासत का जो एजेंडा है, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। अगर यस, सारे पढ़े लिखे, यस, समझदार, शरीफ, सीधे साधे लोग ही होंगे, तो जो एक सिक्योरिटी रियासत का एजेंडा है वो कहाँ जाएगा? ऐसे लोग जरूरी हैं। अब कल इन्हीं के लिए फंड लिए जाएंगे अमेरिका से कि हमें इनके साथ लड़ना है। हमें आप थोड़ा समझा करें, आप ऐसे लगता है ये लोग बहुत जरूरी है रियासत के लिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और खैर ये थ्रू आउट हिस्ट्री जो हमारी 75-76 ईयर्स की हिस्ट्री है उसमें ये बार बार ये होता है। लेकिन मुझे हैरानगी ये होती है कि आज सऊदी अरेबिया और ईरान भी आपस में सेटल डाउन हो गए हैं सारा कुछ। और इसी के ऊपर अफसोस के साथ मुझे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है कुरमा, वहां पे दो ग्रोह यानी शिया कम्युनिटी के, और दोनों में मेरी लोगों से बहुत सारी दोस्तियां हैं। वो आपस में उनकी ऐसी लड़ाइयां हमारा होती थी कि 10-10 दिन तक वो फायरिंग और वो शेलिंग, एक दूसरे के ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स का और छोटी तोपें जो होती उनका इस्तेमाल होता था। और वो किस लिए लड़ते थे कि वो एक ईरान की तरफ से इन्फ्लुएंस होते थे और दूसरा सऊदी अरेबिया की तरफ से। जी बिल्कुल। अब पंजाब में भी खैर इस तरह की चीजें मौजूद है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज जो जी जी मैंने कहा कि फसादात 90s में रहे हैं ना, सेम बिल्कुल सही, एग्जैक्टली अब दोनों में सुलह हो गई है। लेकिन अब हम ये पता नहीं हमारे वो वाले भाई जो है वो क्या करेंगे, वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों ने एम्बेसीज भी खोल दी, फॉरेन मिनिस्टर्स के विजिट भी हो गए। अब ये कि एमबीएस का विजिट ड्यू है तेहरान का, तो अगर मैं तो कहता हूँ कि हो जाए जल्द से जल्द तो क्या बात है। स्टेबिलिटी, यहाँ पे तरक्की, ये कुछ नहीं चाहिए ना हमें। सऊदिया या ईरान वो भाई भाई बन जाए
तो जो हमारी सिक्योरिटी स्टेट के मफादात हैं वो इसी चीज में रहेंगे और ये चीजें कंटिन्यू करेंगी, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है। नहीं, आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है इस चीज के ऊपर, बिल्कुल नहीं अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बिल्कुल सही, आपकी एनालिसिस में कोई वो नहीं है। आप और मेरे जैसे लोग किसी काम के नहीं है। खैर, अगर हम नहीं है इनके काम के कोई मसला नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी जो वो कहते हैं ना कलम वाली जंग ये जारी रखेंगे। अच्छा, हमारा एक अभी बजट आया, बजट के डिटेल में हम क्या जाएंगे? ठीक है, 14,360 अरब रुपए का बजट था। पिछले साल 8-8.5 अरब का था, तकरीबन डबल से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो इन्फ्लेशन की वजह से, रुपए की डिवेल्यूएशन, सारी चीजें उसमें शामिल। हम उस टेक्निकल चीजों में बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं 3-4 बड़ी प्रायोरिटीज को देखना चाहता हूं कि एक होती है, लोग कहते हैं यार हमारी इकोनॉमी अच्छी है तो हम डिफेंस पे भी ये खर्च करते हैं, एजुकेशन पे ये करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड हेल्थ के ऊपर हम ये करते हैं, और ये पैसा हमारा जाता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बन रही है जी, रेलवे ट्रैक्स बन रही है, सी पोर्ट्स बन रहे हैं, या कुछ तरह की चीजें बन रही है। लेकिन हम लोग, हमारी प्रायोरिटीज ये चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि 1500 अरब से, लोग कहते हैं 1500 अरब से 1900 अरब या 1850 अरब में डिफेंस का बजट गया। मैं कहता हूं यार जाए, बिल्कुल जाए, 2000 अरब चला जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन साथ में हम एजुकेशन को भी वो अहमियत दें, हम हेल्थ को भी वो अहमियत दें, और हम साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो अहमियत दें। हम फिर हिफाजत किस चीज की कर रहे हैं, पर मतलब खाली कंट्रोल को हम संभालेंगे या क्या करेंगे? आपका इस पर टेक चाहूंगा। फखर साहब, एक मुझे बात बताएं कि दो चीजें पैरेलल वे में चल सकती हैं कि आप कहते हैं तालीम का बजट भी हो और साथ में डिफेंस का बजट भी हो। जब तालीम का बजट होगा बहुत अच्छा, तो वहां पे डिफेंस वाला आइडिया जो है वो नाकाम हो जाता है, सिक्योरिटी स्टेट वाला। जब सिक्योरिटी स्टेट वाला आइडिया आप देते हैं तो एक पैरेलल वे में आप देखें तो फिर आपकी तालीम का बजट कैसे होगा? क्या आप उनको बेवकूफ समझते हैं कि वो एक सिक्योरिटी स्टेट में डिफेंस के बजट की बजाय वो ये कुछ ये ना समझें कि हमारे बस में नहीं है, इख्तियार में नहीं, हम लोग इंटेंशनली और लॉजिकली आप इस चीज को सोचें कि अगर आप बजट का इतना रखते हैं, और नॉट जस्ट बजट में, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी का बजट इस तरह से ना रखें, कारोबार आप गिन लें कि अगर सिक्योरिटी स्टेट के अलावा किसी का कारोबार है तो वो मुझे बताएं, और इन सारे मामलात में आप अगर तालीम का बजट रखना शुरू कर दें तो ये तो आज का जो पीटीआई ने सोशल मीडिया देख के रोना डाला था, तो अब अगर तालीम आ गई, शऊर आ गई, तो फिर हमें सिक्योरिटी स्टेट की जरूरत वैसी नहीं रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों चीजें साथ साथ कभी भी चल सकती हैं, और ना मैं ये समझती हूँ कि एकदम से कुछ तब्दीली आएगी, थोड़ा थोड़ा करके शायद में भी बेहतरी की तरफ हम जाएं। आपने देखा हमारे पड़ोसी मुल्क में कोरोना के टाइम पे जो भर्तियां होनी थी, उन्होंने तकरीबन 6 से 7 लाख जो है वो भर्तियां कम की हैं अपनी फौज की। तो हालांकि वो एक बड़ा मुल्क है और सिक्योरिटी के लिहाज से बजट बहुत है उनके पास, 80 बिलियन यूएस डॉलर का बजट है उनके पास सिर्फ डिफेंस के लिए। तो हमें भी जरूरत है, मैं ये हरगिज बिल्कुल नहीं कहती कि नहीं है, हमारे करीब अफगानिस्तान है, इंडिया है, कुछ हद तक ये जरूरियात हमारी जरूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उस लेवल की हमें जरूरत नहीं है, टैंक, हमें तोपों की, उन चीजों की हमें तालीम की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हो सकता एक टाइम पे, ये दोनों काम नहीं हो सकते। तो चलिए उसको तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप तालीम को इतना वो आप नहीं प्रेफर कर सकते, अगर आप सिक्योरिटी स्टेट में हैं तो आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं तब आप उनको नहीं लेकर साथ चलेंगे, तो कम से कम चले सेहत के मामला पे बात कर रहे हैं आप सेहत का बहुत बड़ा मामला है ना, आप बाकी चीजों पे बात कर लें कि उस पर इन्वेस्ट करें, मयार जिंदगी थोड़ा हमारा बेहतर कर दे। तालीम को हम डिमांड ही नहीं करते, हमें पता है तालीम और सिक्योरिटी स्टेट साथ साथ नहीं चल सकते। शऊर तो वैसे भी हमें जो तालीम सिक्योरिटी स्टेट में पढ़ाई जाती है, आप जानते हैं मुताला पाकिस्तान, न सिर्फ मुताला पाकिस्तान में है, वो उर्दू इंग्लिश हर जगह पे है, तो वो तो हमें पता है कि हम ना हम उसकी डिमांड करें, मयार जिंदगी बेहतर कर दें, सेहत के मामला बेहतर कर दें, हमारा फीकस जो आमदन है वो बेहतर कर दें, अच्छा खाने को दे दें। मेरी तो ये, मैं तो रिक्वेस्ट, मैं नहीं समझती कि ये जो मामला इसके ऊपर हमारे बोलने का कोई फायदा है कि तालीमी बजट होगा भी तो पढ़ेंगे तो वही सिलेबस ना वो जो बच्चे बाहर वो मेरे ख्याल में बेहतर है जो स्कूल जा रहे हैं उनसे। एग्जैक्टली, बिल्कुल चंद हैं बच्चे जो बाहर का वो जो सिलेबस वो पढ़ सकते हैं, जिसमें उनको अक्ल या शऊर दिया जाता है। मैं मेरे बच्चों को आम स्कूलों में पढ़ा रही हूँ, मैंने उनका सिलेबस पढ़ा हुआ है, मुझे उनको अनलर्न करवाने में, अगर मैं उनको एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है आधे घंटे में, मैं आगे 2 घंटे लगाती हूँ उनको उस चीज को समझाने में कि इसको फॉलो नहीं करना। सिर्फ पढ़ना है जी, सिर्फ पढ़ना है। मैंने उनको बताया कि ये पढ़ना है, इसका सिर्फ पेपर में इसको ये जहाँ पे डिकोड दिमाग, आप यकीन माने मुझे 2-2 घंटे एक टॉपिक को बाद में समझाते गुजर जाते हैं कि आपने इसको
इसके ऊपर ये चीजें सोचने वाली, इसको फॉलो नहीं करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। और खैर सिलेबस के हवाले से भी हमने बहुत सुना, पिछली हुकूमत में भी हमने सुना, हर हुकूमत आती है लेकिन वो करती वही है वो जहां पे सिलेबस उनको। इनको कभी एक दफा पढ़ा कर दे कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, कभी ये जो हमारे जी सियासतदान है, जो हमारे करोड़पति चंद एक लोग हैं, जी। मैं चैलेंज करती हूँ कि उनसे कहें कि अपने बच्चों को यही सिलेबस पढ़ाएं। कभी नहीं, कभी इमरान नहीं। खान साहब इसके बहुत बड़े हामी थे ना, कभी वो चाहेंगे कि उनके दोनों बेटे यही सिलेबस पढ़ें? तो हमारे सलमान साहब थोड़ी ये पढ़ेंगे। तो वो यही सलमान बात है ना कि वो आप भूल जाएं, उसके ऊपर यहाँ थोड़ा के। ध्यान भी दें। मैं कहती हूँ वो बजट खत्म कर दें, उनसे कहें कि होम स्कूलिंग करें, हमारे कोई बच्चा स्कूल हमें हमें चाहिए ही नहीं इनके ये बिल्कुल वाले ठीक, खर्च के स्कूल। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। यहाँ हमारे क्योंकि बच्चे फिर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। गुर्बत क्योंकि बेहतर करें, तालीम के आप छोड़ दें। अब हमारे इतनी औकात नहीं है कि हम तालीम पे बात करें। बहुत जबरदस्त बात, और यही चीज हो रही है क्योंकि उनको चाहिए कि उनके बच्चे जो है वो चीज पढ़े जो पूरी दुनिया में वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी हम वो आम अच्छा लोगों के जो सिखाए, बच्चे, वो तालीम हमें आम दें। लोगों के बच्चे वो पढ़े जो इनको फिर फायदा दे। जी मैंने कहा आम लोगों के बच्चे वो पढ़े जो इनको लगता है कि यार वो हमारे उसमें रहे, कंट्रोल में रहे, और जो हम इनको बताएंगे कि हाँ यार एग्जैक्टली पाक स्टडी वो के जरिए। गुलामों वाली तालीम है जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल, गुलाम बनता है, सोचने के बिल्कुल काबिल सही। नहीं रहता। आप दिमागी बोने पैदा करते हैं, एग्जैक्टली। और दिमागी बोनों के बगैर इनकी सरदारी कायम कहाँ रह सकती है? तो मैं तो कहती हूँ कि ठीक है, हम ना दें बजट, ये स्कूल से बाहर फिरने वाले बच्चे बेहतर हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारा ये इसी से रिलेटेड अब ये बात आ गई है कि जो ग्रीक के अंदर जो कश्ती डूबी, जी बहुत सारे एजुकेटेड लोग आपके इलाके के, मेरे इलाके के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के, मैं क्या इलाकों के नाम लूं, हर जगह से जाते हैं। मैं अगर कहूँ जी खैबर पुख्तनख्वा से नहीं जाते तो ये गलत होगा, झूठ होगा। बहुत सारे लड़के जो है यंग FFSC करके, BA BSc करके, और वो कहते हैं जी हमने यूरोप पहुंचना है। पंजाब से जाते हैं, सिंध से जाते हैं, बलूचिस्तान से जाते हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यानी जिनको पता होता है कि यार हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते प्रॉपर वे ऑफ एजुकेशन या प्रॉपर वे ऑफ ट्रेवलिंग टू यूरोप या अमेरिका या कनाडा, तो फिर ये वाला रूट इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेट एक चीज है, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, जी हर जी दफा होता है। कभी कंटेनर्स में से लाशें वापस आके जी लाला मूसा की आ गई, तो पेशावर की आ गई, तो मर्दान की आ गई, और किसी न किसी शहर की होती है पाकिस्तान की, रेगुलर बेसिस पे। लेकिन इस दफा इनको लगा कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा उसको फ्लैग को डाउन कर देते हैं जी, एक पूरा यूं में सोग मना लेते हैं। इससे ये चीजें सही होंगी जब तक हम बेस सही नहीं करेंगे। यानी मैंने कितने इंडियन लोगों से सुना, कहते जी हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट था, हमने छोड़ दिया, खत्म हो के हम शिफ्ट हो गए। कोई कहता है मैंने अमेरिकन पासपोर्ट छोड़ा, हम शिफ्ट हो गए। कोई कहता है मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट छोड़ा, हम शिफ्ट हो गए। मैं इंडिया में मुझे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मैं क्या करूं कि मैं वहां पे हूं। यकीन करें, मुझे मुझे जी अभी रिसेंटली मैं बात था, वहां पे मुझे बहुत सारे लोग मिले कि यार हम जाते हैं वहां पे, बहुत अच्छा बिजनेस और ये सारी चीजें। तो हम क्यों नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे जो है वो भागने पे मजबूर है, और इस तरह के भागने पे कि उनको पता भी है कि सामने मौत है, फिर भी जाते हैं। फकर साहब, मैं सबसे पहले इसको यहाँ से डिकोड करना शुरू करूँ ना, कि आप पूरी दुनिया में अगर देखते हैं तो वो बच्चों को इस तरह से परवरिश करते हैं कि बच्चे को इतना उनके करीब रहना नहीं सीखते। आपको पता है फैमिली सिस्टम नहीं होता, या इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो हमारा माशरा है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाकर हमारे माशरे में हम हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते या हैं, हमारे एग्जैक्टली, बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, बिल्कुल एक एनवायरनमेंट होता है। ऐसे माहौल में से किसी बच्चे का निकलना, और इतना तो वो जिच होता है, इतना तो उसको नाउमीदी होती है कि वो बच्चे, हालांकि इंडिपेंडेंट रहना उन्होंने सीखा ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह वो रहे हैं। 22 साल 25 साल के, जब मेरा दिल बैठ जाता था, जब मुट्ठी में आता, जब मैं सोचती हूँ कि ये बच्चे जो एक दिन भी माँ का खाना खाए बगैर नहीं रहते, ये लोग बिल्कुल धक्के खाने के लिए निकलते हैं। बिल्कुल इतना स्टेट ने जलील किया हुआ है इस अवाम को, इतना हमारी बच्चों को परेशान किया हुआ कि वो रोटी के लिए, इज्जत के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं। और आप यकीन माने, एक सेफ तरीके से भी जाना जो है ना, बड़े दिल गुर्दे का काम है, अपनी माँ बाप, अपने बहन भाइयों के बगैर रहना। हम कोई बिल्कुल वो ठीक है। तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है जो हम लोग मतलब आल ही नाल के हम लोग 18 साल के हो गए तो हम तो बिल्कुल निकल हाँ, गए। हमारा सेपरेट हो हमारा गए। तो हम 30 साल के बच्चे तक तो पेरेंट्स अपने साथ रखते हैं, शादियां करते हैं, एक हमारा हाँ सिस्टम है। बिल्कुल ऐसे सिस्टम से भी ये बच्चे भागते हैं। इतना तो हमने उनको अजियत दी हुई, इतनी तो तकलीफ दी हुई है कि उनके पास नहीं है कोई भी जरिया रोजगार का। कभी भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी कोई इनके लिए नहीं जी, सोचेगा, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा ना। इनके पास वो तालीम होती है। आप यकीन मानिए, जो हाँ हजारों BA FA MA उर्दू अंग्रेजी वो सारा कुछ करके निकलते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, टीचिंग की जो एक आम, एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास किस्म की बिल्कुल। क्लास यस जो है, यस। वो
जॉब है वो नहीं मिल जी, पाती। बच्चों को पता होता है कि हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही, हमारा कोई कारोबार नहीं चलना, एग्ज़ैक्टली, कारोबार के लिए उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती बिल्कुल और सही। वो मजदूरियां यस, कर नहीं पाते। मजदूरी करेंगे भी तो यहाँ पे मजदूर के पेट नहीं भरता। यही मजदूरी हालांकि वो बाहर भी जाके करते हैं, लेकिन उनसे ये है कि उनको रोटी मिलती है, रोजगार से बिल्कुल उनके सही, घर वालों के पेट एग्ज़ैक्टली, भरते हैं। इतना अनफॉर्चुनेट है। और इसको आप डिकोड करें कि ये क्यों होता है आपके सामने और मेरे सामने। अभी बजट डिस्कस किया है, या अभी तालीम डिस्कस की है, ये बिल्कुल वो सही। इसकी रीजन यस, है। चले आप कुछ भी नहीं तो इनको थोड़े स्किल सिखाएं, स्किल बेस्ड स्कूल बनाएं। आपने बिल्कुल, ये जो हमारे कारखाने बनाए हुए अब नॉर्मेलिटी के, उनकी बजाय इनके स्किल बेस्ड इनको काम सिखाएं छोटे मोटे। आपके जी, करीब चाइना है ना, उसके मॉडल को कॉपी करें। आपके बिल्कुल सही। साथ करीब जो है बांग्लादेश है, जहाँ पे उन्होंने औरतों को इंडिपेंडेंट किया है। स्किल्ड स्किल्ड आप लोग, स्किल सिखाएं उनको और उनको काम इधर सिखाएं ताकि वो बाहर धक्के ना खाएं। क्यों जाते हैं वो बाहर? मैं नहीं बिल्कुल, मानती कि हमारे बच्चों को आजादी चाहिए या वो बाहर भागना चाहते हैं। कोई शौक नहीं होता फखर साहब, या हमारे बच्चों को आई एग्री आदत सर, नहीं होती बाहर रहने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो स्टेट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। शर्मिंदा तो नहीं होंगे, ना कोई काम होगा, फिर अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट है, अच्छा पॉलिटिक्स उनके साथ है। बिल्कुल सही है, हमारा आपसे बिल्कुल इस बात पे कि अफ़सोस के साथ कि हम स्किल्ड लोग नहीं बेचते और जब हम बाहर जाके देखते हैं तो हमारे पाकिस्तानी बेचारे बहुत मेहनत करके तो आगे जाते हैं, लेकिन जो बाकी दुनिया के लोग आते हैं, जिन्हें हमारे इस रीजन के जाते हैं, इंडिया से या बांग्लादेश से या इवन भूटान, नेपाल से, वो आपके जल्दी पास आगे तालीम होती है कि वो आपको किसी ओहदे पे लगाएं? सही कह रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल हमारी सही कोई कह तालीम, हमारे इंजीनियर वहां के इंजीनियर इंडिया के इंजीनियर के साथ कंपेयर करें। नहीं है, क्या कोई स्किल है कंपैरिज़न उसके पास भाई? कुछ क्या नहीं, हम लोग सिवाय मजदूरी के, हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हम कुछ पैदा नहीं कर रहे। बिल्कुल आपने अगर इनको इस मुल्क में ठहरने के काबिल रखते, इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है फकर साहब, ये गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, वरना हाँ, मरने के लिए ऐसे हाँ, नहीं। आप इनको स्किल बेस्ड एजुकेशन दें और वो गवर्नमेंट के इदारे होने चाहिए उसके लिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी यहीं पे कमा सकें। एग्री। ये इतना एक लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर हम एक घंटा ही बात करते रहे। तो सॉल्यूशंस वही है, खत्म हम है। सबको पता है, बट स्टिल वी जस्ट कांट हेल्प इट। ओके, अच्छा हमारे लास्ट में एक तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एतजाज हसन साहब ने अभी एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, एप्लीकेशन दी है कि ये गैर आईनी है, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना एक आम सी बात है, मतलब मैं क्या इस पे कहूँ, लेकिन फिर भी चले, मैं कहता हूँ एतजाज हसन साहब की बहुत सारी चीजों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन कम से कम इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है, वो कहते हैं कि होना। लेकिन खान साहब की हुकूमत में इदरीस खटक साहब जो ह्यूमन राइट्स में पीएचडी हैं, 14 साल कैद की सजा आज भी अडयाला जेल में इस वक्त काट रहे हैं, एग्जैक्टली। इस ये वक्त काट रहे हैं। उस वक्त खान साहब को क्यों ये चीज नहीं आई याद कि यार हम क्या कर रहे हैं भाई, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इससे हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को नुकसान होगा। और आज वही उसमें से बहुत सारे आम लोग भी, चले खास लोग भी फंसे होंगे, लेकिन ज्यादातर आपके हमारे इर्द गिर्द के जो आम लोग हैं वो बेचारे फंसे हुए, जिनके लिए लॉयर्स तक अवेलेबल नहीं है। बाकी चीजें तो छोड़, अब उनको सजाएं पक्की है, वो 14 साल भी हो सकती है, 20-25 साल भी हो सकती है, या शायद और भी कुछ हो सकता है। लेकिन क्या करना क्या है कि वो अब कुछ लॉयर्स कह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट या फिर जो हमारे जनरल साहब हैं या साहिबान हैं वो कहते हैं नहीं यार, ये तो सबसे आइडियल सिचुएशन के लिए हमने ये चीज रखी हुई और ये होना चाहिए इसके मुताबिक। देखिए फखर साहब, जो कुछ हुआ, मैं अब इस पे हम लोग कितनी खुल के बात करें जी, कि ये सब कुछ इन लोगों के माइंड वॉश करने वाले उन्हीं के पहले वाली डॉक्ट्राइन थी। इन जी, बच्चों के दिमाग खराब किए, इन मासूमों को बहकाया। 2014 से आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल है, अगर अब आपकी नहीं बनी तो ये इनके तो जहन तबाह हो चुके थे, ये तो इनको तो बिल्कुल हो आपने चुकी, दिमागी बोने बनाया हुआ था। बिल्कुल, तो एक दफा रियासत को भी सोचना चाहिए कि एक दफा माफ करें इनको। इनको मिलिट्री कोर्स, वो मैं कभी भी इस हक में नहीं होंगी। और अगर ओके, ये ग्राउंड बनाया जा रहा है कि इमरान खान को उनका ट्रायल उधर होगा, अगर ये उनकी आपस की उनकी उस चीज में है, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं। और जो लोग कर रहे हैं कि हम लोग इनके खिलाफ जाएंगे, मैं उनके लिए दुआई कर सकती हूँ। बाकी जो रियासत सोच लेती है होता तो वही है। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि तो वही बच्चे हैं, ये वही सिखाया वो सबक पढ़ रहे थे जो आपने इनको सिखाया था। एग्जैक्टली, तब वो नया क्या उन्होंने किया है? आपने कहा है कि ये आपका सर्वाइवर है, इसके अलावा आपने कहीं नहीं देखना। नवाज जरदारी चोर डाकू, हाँ, आपके जो भी, बिल्कुल, जो कुछ भी आपने जो दाव लगाना है आप लगा दें इमरान खान पे, हम आपके साथ हैं। और इमरान खान साहब भी 4 साल यही बताते रहे कि हम एक पेज पे हैं। अब ये बिल्कुल, जो गरीब फंसे हैं, इनको आपने इतने अरसे तक बेवकूफ बनाए रखा। अब इनमें अकल तो है नहीं, शऊर बिल्कुल तो सही, आपने, तालीम तो इनको, अकल तो, शऊर और सवाल करने वाली तो दी नहीं है। और सारा दिन जो आप मीडिया पे चलाते हैं,
तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो उस मीडिया को सुन के, उस प्रोपेगेंडे को सुन के एक अच्छा खासा बच्चा पागल हो जाता है, हाँ, एक अच्छा खासा इंसान सोचने समझने की सलाहियत से चला जाता है। अब उनका ठीक है, उनका कसूर भी है, मैं मानती हूँ कि इतने इस लेवल तक जाना और इस हद तक शिद्दत पसंदी, लेकिन उसके बावजूद कुछ हद तक तो आपने भी इसमें हिस्सा डाला है ना, तो उसी हिस्से को देखते हुए इनको इस दफा इनके बाकी कोर्स में चलाएं, इनके ट्रायल, इनको दें सजाएं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने जो गलत किया उनकी होनी चाहिए सजा, लेकिन मेरे ख्याल में माफी की भी गुंजाइश रखें। और बाकी कुछ सबक मिल गया होगा हमारे इन सारे ये जो इनकलाबी थे इनको भी, कि ये आर्टिफिशियल इनकलाबी कहाँ तक मामला जा सकते हैं। शर्म इनको फिर भी नहीं आनी, लेकिन फिर भी जिनके पास थोड़े बहुत जो आफ्ताब इकबाल जैसे लोग हैं जाके बैठे हैं ना दुबई में, कोई मसला हुआ इनको, मतलब मैं इतने बेशरम लोगों को, और ये बेशरम लोग फिर भी उन्हीं बेशरम लोगों को फॉलो करेंगे। हाँ, करेंगे, ना इनके लिए बात करते हुए यकीन माने मुझे दुख होता है कि ये इतने ज़हनी मजूर लोग हैं कि इनके लिए हम बात भी करते हैं तो दिल कर नहीं रहा होता कि इनके लिए क्या बात करें। इन्होंने कुछ छोड़ा है, मतलब कोई इन्होंने बात करने, बिल्कुल, आज भी इन्हें मौका मिलेगा, आज फिर ये वही करेंगे। बिल्कुल सही है। और एक चीज थोड़ी सी मैं ऐड करूंगा, टाइम खत्म है, लेकिन एक चीज छोटी सी कहूंगा, आपकी बात के साथ ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि जिन लोगों ने बनाया था फिर उनको भी उसी जगह पे उन्हीं ट्रायल कोर्ट्स के अंदर जो मिलिट्री के ट्रायल कोर्ट्स हैं उनका भी ट्रायल करें, जो एग्जैक्ट जबरदस्त, क्या बात है, बिल्कुल आपने बात ही खत्म कर दी है। और 2-3 और है जो मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरीके से वो फिर है, तो कम से कम उनसे भी पूछ ले। आप एक को तो सजा दे रहे, कहूंगी भी नहीं, मैं नहीं कहूंगी, अच्छा। मुझे पता है ये दो कौमी नजरिए का, मैं तो कभी भी नहीं कहूंगी कि उनसे, मैं कहती हूँ उनको वैसे ही ट्रीट करें। वो वीआईपीज हैं, वो खुदा हैं हमारे, भाई हम मानते हैं, हम अवाम है। मैं तो दो कौमी नजरिए पे बिल्कुल यकीन रखती हूँ, ये अवाम है, इनके साथ यही सलूक होना चाहिए, वो खास है। बिल्कुल ना पूछिएगा, ना जनरल फैज को पूछिएगा, ना जनरल बाजवा को, ना जनरल शुजा पाशा को। तहरीक भी चलाई थी कि वो मासूम है, उनको छोड़ दें। और दूसरा जनरल फैज साहब, वो तो हैंडसम भी हैं, तो उनको तो वैसे माफ करता। तो आप किस दुनिया में रहते हैं फखर साहब, क्या करें बस हमारा इनके साथ यही सलूक होना चाहिए, इनके मिलके डिजर्व करते हैं, करें, लेकिन उन लोगों की बात ना किया करें, मुझे दुख लगता है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करता हूँ कि आइंदा मतलब आइंदा कोशिश करूंगा कि अपनी जुबान को जरा काबू में रखूं, इस तरह के ये चीजें आपको और मुझे अपनी औकात में रहकर बात करनी। बहुत सही है, नहीं हम बिल्कुल रहेंगे, और हमारी क्या मजाल है कि हम ना रहें, हमारी क्या मजाल है कि बिल्कुल सही है। और आजकल वैसे भी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है इर्द गिर्द, हम सबके, पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूं, कोई मेरे और हमारे के इर्द गिर्द नहीं, क्योंकि हमारे आप लोग भी क्या ड्रामा बनाया हुआ है, मान ले आप लोग भी। इंसान 4 दिन की जिंदगी है, पंगे ले लेके कहां हमारा मनवाने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन देखते कहां तक काम चलता है। एनीवे, भी आप याद रखें कि कल को अगर ये हमारी लीडरशिप में सिर्फ उन्हीं को कहती हूँ, इनको मैं लीडर्स नहीं मानती, बड़े लोगों को मैं कहती हूँ, मेरी लीडरशिप कहेंगे ना दोबारा इमरान खान को वोट दो, मैं तो दूंगी। क्या बात है यार, ये क्लिप तो मैं ट्विटर पे लगाने वाला, पीटीआई को मैं टैग करना। कुछ मुझे आपको कि आप या कोई भी कोशिश ना करें, ठीक है, मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ, हमारा बिल्कुल हम सलूट करते हैं, और हम जिसे कहते हैं ना मन वन, ये सारा कुछ मानते हैं जो हमें कहते हैं हम, तो बिल्कुल कर्नल जो बासमती राइस है ना, उसकी बॉडी को भी हम सलूट मारते हैं, बाकी चीजें तो दूर की बात है। मेरी खुशकिस्मती है, करते हैं, मैं चैन की नींद सोती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, बिल्कुल हम भी प्राउड फील करते हैं, फख्र करते हैं। मैं अपने नाम की बात नहीं कर रहा, मतलब ये जो फख्र दूसरे वाला है, कोई गलत मतलब ना ले इससे भाई, प्लीज। हम हर चीज इसलिए आज एक्सप्लेन इसलिए कर रहे होते हैं ना कि लोग कुछ भी समझ सकते हैं, तो जब वो कुछ भी समझ ले तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए खैर हमारा थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।